जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथिली कोचिंग सेंटर में। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के हमारे 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। आज नंबर है हमारा 7वें लेक्चर का। और इससे पहले हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ लिया था। संविधान सभा का गठन पढ़ लिया था, कितने मेंबर थे, कौन कौन कहाँ से मेंबर आए थे, किस टाइप से मेंबरों का चुनाव हुआ था, कौन कौन से मेंबर को नॉमिनेटेड किया गया था। इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे। संविधान सभा की कुछ मीटिंग्स होती हैं, उसने संविधान को बनाया तो वो कैसे कैसे बनाया, अब उसके बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं। जो संविधान सभा चल रहा था, हेडिंग डाल लेते हैं। आप मत डालिएगा, आप तो वहीं से लिखिएगा आगे। संविधान सभा ये हमारा चल रहा था। जब संविधान सभा हमारी बन के तैयार हो जाती है, 208 मेंबर कांग्रेस से आ जाते हैं, 73 मेंबर हमारे मुस्लिम लीग के आ जाते हैं, 93 मेंबर देसी रियासतों के होते हैं, इसके बाद ये इसका 15 अदर मेंबर होते हैं। तो फिर सबसे पहली बैठक होती है हमारी 9 दिसंबर 1946 को। जब नवंबर 46 तक क्या होता है, संविधान सभा बन जाती है, तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है, फर्स्ट बैठक। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग या बैठक, पहली बैठक होती है। ठीक है, फर्स्ट बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन 208 + 3 मेंबर उपस्थित होते हैं, मतलब 211। 208 तो हमारे कांग्रेस वाले होते हैं और ये 3 अन्य होते हैं अदर। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन भाग नहीं लेता है, भाग नहीं लेते हैं कौन कौन। सबसे पहला तो हो जाता है हमारे 73 मेंबर मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। इसके बाद 93 मेंबर हमारे कहाँ के आते हैं, देसी रियासतों के। देसी रियासत तय कर ही नहीं पाते कि हमको क्या करना है, उनको समझ में नहीं आता हमको संविधान सभा का मेंबर बनना है या फिर नहीं बनना है, इसलिए वो पहली मीटिंग में नहीं आते हैं। देसी रियासत, देसी रियासतों के मेंबर क्या होते हैं, पहली मीटिंग में नहीं आते हैं, वो तय नहीं कर पाते हैं कि हमको क्या करना है। ठीक है, तो पहली मीटिंग होती है। इस मीटिंग में क्या कर दिया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया। क्या बना दिया, अध्यक्ष। बिना अध्यक्ष के तो संविधान सभा चलेगी नहीं, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया जाता है, वो भी टेम्परेरी। ठीक है, और मतलब फिक्स नहीं किया जाता, टेम्परेरी अध्यक्ष बना दिया जाता है, परमानेंट अध्यक्ष नहीं बनाया जाता, टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो ये टेम्परेरी अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और इनको किस बेस पे बनाया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी जो अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का, कौन से बेसिस पे बनाया गया, तो ये उस संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे बूढ़े व्यक्ति जो वहाँ पे प्रेजेंट थे। इस वजह से इनको क्या बना दिया गया, वहाँ का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। टेम्परेरी मतलब अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, स्थायी नहीं होता है, स्थायी नहीं बनाया, स्थायी तो वोटिंग से होगा, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया क्योंकि सबसे बुजुर्ग थे। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को पहले बैठक होती है, उसमें 211 मेंबर प्रेजेंट होते हैं, 208 तो कांग्रेस के होते हैं और 3 अन्य मेंबर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है पहली मीटिंग में। ठीक है, तो और उनको उम्र के साथ सबसे बुजुर्ग होते हैं, इस वजह से उनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब इसको आप नोट करिए, इसके बाद चलते हैं अगली मीटिंग पे। ठीक है, ओके। इसके बाद जो इसकी अगली मीटिंग होती है, आप वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं। इसकी जो अगली बैठक होती है वो 11 दिसंबर को होती है, सेकंड। 11 दिसंबर को इसकी सेकंड बैठक होती है। इस दिन क्या किया जाता है, इस दिन इसके अध्यक्ष को चुन लिया जाता है, अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष। जो इसके अध्यक्ष होते हैं उन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसा होता है, स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है।
स्थाई 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 अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा का। तो आपसे पूछा जाए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा 2 उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं। उपाध्यक्ष कितने होते हैं? 2। पहले उपाध्यक्ष का नाम होता है H.C. मुखर्जी। पहले उपाध्यक्ष का नाम होता है H.C. मुखर्जी, दूसरे का नाम होता है V.T. कृष्णमाचारी। ठीक है। तो 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक होती है उसमें 2 काम किए जाते हैं। पहला स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके अलावा 2 उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। यहाँ पे T.T. नहीं होगा, T.T. अलग थे, V.T. यहाँ पे होगा, V.T. कृष्णमाचारी। क्लियर है? तो ये चीज़ नोट करिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर हम आगे बढ़ते हैं, जब हमारी तीसरी मीटिंग होती है, तीसरी बैठक होती है, अब होती है हमारी 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या किया जाता है? इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, लिख लेना आप, है ना पूरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या होता है? पूरे संविधान की संरचना होती है। हमारा जो संविधान होगा वो कैसा हो जाएगा? सामाजिक न्याय मिलेगा लोगों को, राजनीतिक न्याय मिलेगा, ठीक है, आर्थिक न्याय, ये सारे न्याय और संविधान हम संप्रभुत्व होंगे, मतलब हमारे ऊपर किसी का भी राज्य नहीं होगा, हम अपना कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। ये सारी चीज़ों को उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया, जो हमारी लगभग इस उद्देश्य प्रस्ताव से हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है प्रेजेंट टाइम पे, वो प्रस्तावना इसी से बनाई गई है। ठीक है। तो यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। बट इस दिन ये क्या होता है? पास नहीं होता, पारित नहीं होता है, पारित नहीं होता, पारित नहीं होता। फिर क्या होता है? 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया जाता है। ये पारित इसलिए नहीं होता, इसमें कुछ लोग अपनी वोटिंग नहीं देते। मुस्लिम लीग इसमें कुछ भी नहीं बोलता है, हमारा जो देशी रियासत होती है ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए पारित नहीं होता है। तो 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। इसके बाद जैसे ये प्रस्ताव हमारा पारित होता है तो एक प्रारूप तैयार किया जाता है संविधान का। संविधान का प्रारूप कैसा होगा, मतलब संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, उस चीज़ों को डिसाइड करने, उन चीज़ों को तैयार करने के लिए एक हमारे संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। ठीक है। तो जो संवैधानिक सलाहकार थे हमारे, उनको प्रारूप तैयार करने के लिए दिया जाता है। तो वो प्रारूप को तैयार करते हैं और लगभग अक्टूबर तक प्रारूप तैयार कर देते हैं। और उस प्रारूप में 243 आर्टिकल होते हैं और 13 हमारी अनुसूचियाँ होती हैं। ठीक है, उनको आगे लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है। तो 1947 22 जनवरी को जब हमारा ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है तो हमारा क्या किया जाता है? प्रारूप तैयार करने के लिए BN राव को दे दिया जाता है। तो क्या स्टार लिख के लिख लो, BN राव को प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है। BN राव को प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी, BN राव हमारे क्या होते हैं? BN राव याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए BN राव हमारे संविधान सभा के सदस्य थे तो नहीं थे। BN राव किसी हमारी संविधान सभा के बिल्कुल भी सदस्य नहीं थे, बस ये संवैधानिक सलाहकार थे। हमारे क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। सलाहकार मतलब हमारे संविधान में क्या क्या होना चाहिए। हमारे संविधान, ये बहुत बड़े वकील थे, इन्होंने बहुत सारे संविधान पढ़े हुए थे, इनको बहुत सारा ज्ञान था। तो उन्होंने बोला, इनको वो दिया गया कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से नियम होने चाहिए, हमारे संविधान का प्रारूप क्या होना चाहिए। प्रारूप मतलब उसकी वेशभूषा, वो दिखता कैसा हो, उसके अंदर चीज़ें क्या होनी चाहिए। तो संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसको तैयार करने के लिए इनको दे दिया गया। ठीक है। तो इन्होंने प्रारूप तैयार किया अक्टूबर 1947 में। देखो
22 जनवरी 1947 को प्रारूप दिया जाता है, वो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है, इनको प्रारूप दिया जाता है। 3 अक्टूबर 1947 में ये इसका प्रारूप बना के तैयार कर लेते हैं। इस अक्टूबर 1947 में तैयार हो जाता है और इस प्रारूप में 243 आर्टिकल होते हैं और 13 अनुसूचियां होती हैं। तो रियल में जो हमारा संविधान तैयार किया था तो किसने, बी.एन. राव ने किया था। बी.एन. राव ने क्या किया, 243 आर्टिकल बना दिए, 13 अनुसूचियां। अब इस प्रारूप को किसको दे दिया गया, प्रारूप समिति थी एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में, उस समिति को इस प्रारूप को दे दिया जाता है। अब वो इस पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। लगभग 141 बैठक होती है उनकी, 6 महीने के अंदर इस प्रारूप के अंदर वो डिस्कशन करके इस प्रारूप में कुछ आर्टिकल जोड़ दिया। 315 आर्टिकल होते हैं हमारी और 8 अनुसूचियाँ जोड़ दी जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसको लिख लो। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट समितियां जो हमारी सब कमेटीज हुई थी, महत्वपूर्ण समितियां, उन समितियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम आएंगे प्रारूप समिति को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे, उसका काम क्या था, उसने क्या क्या किया था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, बी.एन. राव जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने प्रारूप तैयार किया और इस प्रारूप को इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सौंप दिया। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी 7 सदस्यीय समिति के साथ मिलकर के उस पर विचार किए। 141 बैठकों के साथ उस प्रारूप को एक अच्छा सा रूप दिया गया। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, अब इसके बाद आगे लिखते हैं, हमारी कुछ हेडिंग डालो, महत्वपूर्ण समिति, महत्वपूर्ण समितियां, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कभी कभी इनके अध्यक्ष पूछ लिया जाता है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, हमको बस उतना ही याद करना है, डिटेल में नहीं पढ़ना है। महत्वपूर्ण समितियां, समितियों का मतलब होता है कमेटीज़, जैसे 4-5 लोगों का ग्रुप, कुछ लोगों का ग्रुप। अब वो ग्रुप क्या करेगा, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेगा, उस चीज़ के बारे में बहस करेगा और जो रिजल्ट आएगा, जो निर्णय निकलेगा, उस निर्णय को हमारे सामने संविधान सभा के सामने रख दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं समिति, कमेटी। जैसे नहीं होता हमारे यहाँ पे गाँव में भी पंचायत होता है तो 4-5 ग्रुप बना दिया जाता है लोगों का, फिर वो लोग पूरा निर्णय लेते हैं, देखते हैं कि कैसा क्या चल रहा है। तो इसी प्रकार की समितियाँ। तो सबसे पहले होती है जो याद करनी है आपको, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, समिति ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लिख लो संघीय समिति। ठीक है, दूसरा हो जाएगा संघीय समिति। इसके बाद तीसरा हो जाएगा राज्य समिति, या राज्य के आधारित समिति। ठीक है, ये 3 समितियां होता है। एक संघ समिति होती है, एक संघीय समिति, संघ शक्ति समिति और संघीय समिति होती है। एक राज्य के लिए समिति। ठीक है, राज्य के लिए समिति। इन तीनों समितियों को जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनके अध्यक्ष होते हैं। तो ये आपको ये 3 समितियां याद रखनी है, संघ समिति, ठीक है, इसके बाद संघीय समिति और इसके बाद राज्य के लिए समिति। इन 3 समितियों का जो अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं आगे समिति। इसको हाँ संघीय संविधान समिति कर लेना, संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। ठीक है, इसके अलावा फिर आगे 2-3 समितियां और होती हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद होता है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान मतलब जो प्रांत है, जो हमारे राज्य होते हैं उनके लिए संविधान से रिलेटेड जो समिति होती है। इसके बाद मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति। इसके बाद अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या बहुत कम हो। अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार समिति, जनजातीय समिति,
जनजातीय समिति, जनजातीय समिति भाई लिख लेना, ठीक है। जनजातीय समिति, इन सब के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? अरे अरे इनका नाम क्या, पंडित जवाहर, अरे सॉरी क्या नाम है, पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, अध्यक्ष। तो इन चारों समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इन समितियों का अध्यक्ष लिख लीजिए। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, 2-3 समितियां और बची हैं हमारी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा प्रक्रिया नियम समिति। इसके बाद आती है प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति। इसके बाद संचालन समिति, और ये थर्ड वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना, बहुत बार पूछी गई है, झंडा समिति। इन सब के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद चौथी एक समिति और आती है, यही समिति हमको डिटेल में पढ़नी है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इसके कौन होते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होते हैं। यही समिति हमको बहुत ही डिटेल में पढ़नी है, आप इन समितियों को नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम हेडिंग डालते हैं प्रारूप समिति, ठीक है। इसके बाद अब हमारे हेडिंग डाल लेते हैं, जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। अब हेडिंग होगी हमारी प्रारूप समिति। इंग्लिश में इसी को बोल देते हैं ड्राफ्ट कमेटी। आपको अगर ड्राफ्ट कमेटी भी लिख जाए मिल जाए तो भी यही इसी का मतलब। इसके बाद इसका मैं पांडुलेखन, दूसरा नाम है पांडुलेखन समिति। दूसरा नाम क्या है? पांडुलेखन समिति और ड्राफ्ट कमेटी, तीनों इसी के नाम है, ड्राफ्ट कमेटी भी, ठीक है। पांडुलेखन समिति, इसमें कितने मेंबर थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, आपको याद रखना है। 7 सदस्य में सबसे पहले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। ये क्या थे? अध्यक्ष भी थे। तो इस पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद दूसरे नंबर के थे हमारे N गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, तो तीसरे मेंबर होता है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे होते हैं KM मुंशी। चौथे मेंबर होते हैं KM मुंशी। चौथे होते हैं N माधव राव। ये BL मित्र की जगह पे होते हैं, BL मित्र। BL मित्र बीमार होते हैं, स्वास्थ्य कंडीशन की वजह से वो क्या करते हैं? संविधान सभा से हट जाते हैं, तो उनकी जगह पे ये हमारे आते हैं N माधवराव 5वें नंबर पे। ठीक है, छठे नंबर के होते हैं हमारे मोहम्मद सादुल्ला। इनको याद रखना, ये मुस्लिम लीग के होते हैं और इकलौते मुस्लिम होते हैं मोहम्मद सादुल्ला, पांडुलेखन समिति के यानी कि प्रारूप समिति के मोहम्मद। 7वें नंबर पे आते हैं हमारे TT कृष्णमाचारी। वो उपाध्यक्ष VT कृष्णमाचार्य था, अलग थे, ये TT कृष्णमाचारी अलग थे। ठीक है, ये आते हैं DP खेतान साहब की जगह पे, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी वजह से ये आ जाते हैं DP खेतान की जगह पे, DP खेतान।
इनकी डीपी खेतान साहब की जगह पे आते हैं। ये प्रारूप समिति, इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना कई बार पूछ ली जाती है, 29 अगस्त 1947। तो हमारा प्रारूप समिति 19 अगस्त 1947 को बनती है। इसके 7 मेंबर होते हैं। 7 मेंबर ये हैं हमारे लिखे हुए हैं। इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होते हैं, इनको जरूर याद कर लेना। इसके अलावा इस समिति का काम क्या होता है? ये समिति क्या करती है? जो हमारा BN राव ने एक जो प्रारूप तैयार किया था, 243 आर्टिकल थे, 13 अनुसूचियाँ थी, उन पर ये विचार करता है। ये क्या करता है? 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर, 6 माह के अंदर, विद इन 6 मंथ 21 फरवरी 1948 को एक प्रारूप देते हैं, प्रारूप सौंपते हैं। उसमें कितने होते हैं? 315 आर्टिकल होते हैं और 8 अनुसूची होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये प्रारूप समिति क्या करती है? जो BN राव ने जो एक प्रारूप दिया हुआ होता है, उस पर विचार करते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। 6 महीने के अंदर 21 फरवरी 1948 को क्या करते हैं? 15 आर्टिकल और 8 अनुसूची का एक आर्टिकल बना के तैयार कर देते हैं। अब इस आर्टिकल को जनता के लिए, मतलब ये 21 फरवरी 1948 को क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है जनता के लिए। 21 फरवरी 1948 को जनता के लिए प्रकाशित कर दिया जाता है। जनता क्या करती है? इस पर देखती है, निर्णय लेती है। जनता तय करती है कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी गलत है। तो जनता सजेशन देती है इस समिति को। प्रारूप समिति को दोबारा सजेशन देती है। प्रारूप समिति फिर अक्टूबर 1948 में दोबारा इस चीज़ को एक नया द्वारा प्रारूप समिति दूसरी प्रारूप बना के संविधान का एक नया प्रारूप तैयार करके देती है। जो नया प्रारूप तैयार होता है, ठीक है, उसमें हमारे 395 आर्टिकल होते हैं और 8 अनुसूचियाँ होती हैं। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको, प्रारूप समिति। इसके बारे में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, 141 बैठक हुई थी, वो और लिख लेना। 141 मीटिंग, बैठक, मतलब याद रखना। 141 बैठक हुई थी 6 महीने के अंदर। ये अब क्या करते हैं? ये जब जनता के लिए इसको प्रकाशित कर देते हैं, तो फिर जनता इसमें कुछ निर्णय बोलती है कि इसमें कुछ सजेशन देती है, कुछ बदलाव करने रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? अक्टूबर 1948 में एक और नया प्रारूप तैयार कर देते हैं। इसके बाद जब ये अक्टूबर 1948 में प्रारूप तैयार हो जाता है, फिर संविधान की सभा के अंदर इस प्रारूप की रीडिंग होती है। रीडिंग मतलब अब संविधान सभा के मेंबर इस प्रारूप को पढ़ते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते हैं और उसका मतलब समझाते हैं। और उसमें अगर कोई भी त्रुटियां होती हैं, उनमें कुछ चीज़ों को ऐड किया जाता है और कुछ चीज़ों को निकाला भी जाता है बाहर। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम। इसकी जो रीडिंग होती है, जो प्रारूप की रीडिंग होती है, प्रारूप को क्या किया? देखिए, प्रारूप इन्होंने क्या किया? एक किताब लिखी। उस किताब को अब क्या करते हैं? संविधान सभा में सभी लोगों के सामने पढ़ा जाएगा। जैसे अभी संसद में कोई भी बिल आता है तो उसको समझाया जाता है, सुनाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा बजट आता है तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं? उस पूरे बजट को पढ़ के सुनाते हैं सामने, और फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो बताते हैं। ऐसे ही इसकी रीडिंग होती है। रीडिंग याद रखना, सबसे पहली रीडिंग होती है 4 नवंबर 1948। फर्स्ट रीडिंग होती है 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, ये पहली रीडिंग चलती है। इसके बाद दूसरी रीडिंग स्टार्ट होती है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। दूसरी रीडिंग 17 नवंबर 1949 तक होती है। इसके बाद तीसरी रीडिंग आती है 14 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1950 तक। ठीक है, 14 नवंबर 1949 से लेकर के जो अगली रीडिंग होती है 26 नवंबर 1949। ठीक है, इसके बाद क्या क्या है? 26 नवंबर 1949। ठीक है, हाँ, इसके बाद क्या किया जाता है? जब इसकी रीडिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है 26 नवंबर 1949, आपको पता है हमारा संविधान बन के तैयार हो जाता है। तो 26 नवंबर 1949 तक जब हमारा संविधान बन के तैयार हो जाता है, तो इस दिन क्या किया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को तैयार हो जाता है संविधान, तैयार हो जाता है। इसी को बोलते हैं संविधान दिवस या विधि दिवस। विधि दिवस यानी कि या संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
26 नवंबर 1949। इस दिन क्या करते हैं, संविधान जब हमारा तैयार हो जाता है, विधि संविधान को बनाने में टोटल समय कितना लगता है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। इतना दिन हमारे संविधान को बनाने में लगता है। जब संविधान इस तारीख को बन के तैयार होता है, उस दिन हमारे पास 395 आर्टिकल होते हैं। ठीक है, 395 आर्टिकल होते हैं, 8 अनुसूचियां होती हैं, और जो 395 आर्टिकल होते हैं वो 22 भागों में होते हैं, 22 भाग। तो संविधान के कितने भाग होते हैं, 26 नवंबर 1949 को संविधान के 22 भाग होते हैं, 395 आर्टिकल होते हैं, 8 अनुसूचियां होती हैं, 8 अनुसूची होती हैं। ठीक है, ये तैयार हो जाता है। इसी दिन आंशिक रूप से संविधान लागू होता है, आंशिक रूप से लागू। संविधान हमारे आंशिक रूप से लागू होता है। आंशिक रूप में क्या होता है, 16 आर्टिकल लागू होते हैं, 15 + 1 = 16 आर्टिकल लागू होते हैं। कितने आर्टिकल लागू होते हैं, 16। 15 तो हमारे होते हैं, उसके बाद एक जो आर्टिकल होता है वो 394 वाला आर्टिकल होता है, और 394 वाले आर्टिकल में ही लिखा होता है कि बाकी का हमारा जो बचा हुआ संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये नोट हो गया। तो हमारा क्या होता है, संविधान आंशिक रूप से लागू हो जाता है, 16 आर्टिकल लागू होते हैं। आर्टिकल नंबर 394 में क्या लिखा होता है, आर्टिकल नंबर 394 में लिखा होता है कि बचा हुआ संविधान जो भी हमारा बाकी संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इस दिन क्या होता है, हमारा पूर्ण संविधान लागू हो जाता है। हम लोग गणतंत्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, रिपब्लिक, गणतंत्र। गणतंत्र मतलब हमारे खुद का, हमारे पास हमारे खुद के नियम होते हैं, हमारे खुद के शासन होते हैं, खुद की शासन व्यवस्था होती है, हमारे ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं होता है, हमारे निर्णय हमारे खुद के निर्णय होंगे, कोई भी हमारे ऊपर निर्णय नहीं ले सकता है। हमारे देश के अंदर, हमारी ज़मीन के अंदर जो भी नियम कानून चलेंगे वो हमारे खुद के चलेंगे। तो हम गणतंत्र बन जाते हैं 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 की तिथि क्यों ली जाती है, जब कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ेंगे तो अरे वो जो लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, उस अधिवेशन में क्या होता है, अरे हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग रखते हैं और हम घोषणा करते हैं कि अगर 26 जनवरी 1930 को हमारा जो भी पूर्ण स्वराज की स्थापना कर ली जाती है। हम लोग 26 जनवरी 1930 से अब खुद को पूर्ण स्वराज यानी कि स्वतंत्रता की मांग करने लगते हैं और स्वतंत्र मानने लगते हैं। इसलिए 26 जनवरी 1930 की तिथि को याद रखने के लिए हम 26 जनवरी 1950 को हम अपने संविधान को क्या करते हैं, लागू करते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा पूर्ण संविधान लागू हो जाता है। इस दिन जब भी जो भी लागू होते हैं तो 395 आर्टिकल होते हैं, 22 भाग होते हैं संविधान के, और 8 अनुसूचियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा संविधान लागू हो जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें और देखनी है। संविधान को बनाने में टोटल संविधान सभा के 11 + 1 अधिवेशन हुए थे। अधिवेशन मतलब मीटिंग्स, सत्र, अधिवेशन। 11 + 1 अधिवेशन होता है। जो एक वाला अधिवेशन होता है ये 26 नवंबर 1950 को ही होता है, 1949 को होता है। ये 11 + 1 अधिवेशन, टोटल कितने हो गए, 12 अधिवेशन होते हैं। 11 तो पहले हो चुके होते हैं, जो हमने बताया ना, पहली मीटिंग हुई थी, पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर, उन सबको काउंट करा जाए तो टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। पहला 9 दिसंबर, फिर दूसरा 11 को, फिर तीसरा 13 को, चौथा ऐसे करके होता चला जाता है। तो टोटल हमारे कितने हो जाते हैं, 12 अधिवेशन होते हैं। 12 अधिवेशन में से जो लास्ट वाला होता है वो होता है 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान हमारा बन के तैयार हो जाता है। इस संविधान को बनाने में टोटल खर्चा जो आता है वो होता है 64 लाख रुपए का, 64 लाख रुपए। संविधान को बनाने में जो भी खर्चा आता है वो हमारा 64 लाख रुपए का खर्चा आता है, और लगभग 60 देशों का अवलोकन, 60 देशों के संविधान का, 60 देशों के संविधान का अवलोकन, संविधान का अवलोकन मतलब पढ़ना, उनको समझना, मतलब लगभग 60 देशों के संविधान को हमने पढ़ा, फिर वहाँ से कुछ ना कुछ नियम लिए हमने, सारे नियमों को अपने संविधान में। तो भारत दुनिया